आज के इस वीडियो में हम मौर्य काल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। यह हमारा पार्ट फर्स्ट है मौर्य काल का, जिसमें हम 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और इसी तरह से पार्ट वाइज पार्ट हम 4 पार्ट में 100 क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट्स है, चाहे वो एग्ज़ाम एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो। रेलवे और एसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ यह स्टेट पीसीएस, बीपीएससी और इस तरह के एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल रहेगा। हम जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं उस सब का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन भी होता है, जिससे कि उस क्वेश्चन के पीछे का जो कुछ हिस्ट्री पोर्शन है वह भी हमें पता चले। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मौर्य काल का जो टाइम पीरियड माना जाता है मौर्य काल का जो टाइम पीरियड है वह टाइम पीरियड है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, यानी 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड मौर्य काल का टाइम पीरियड है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। ऑप्शन है भट्टस्वामी, ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर और ऑप्शन नंबर डी विशाख दत्त। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम था। एक्सप्लेनेशन। विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम है। जो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे वे कौटिल्य नाम से विख्यात हैं। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। उन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे जो कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है वह है कि चाणक्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त था, उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और वह तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। उन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ऑप्शन है कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र और ऑप्शन नंबर डी तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। तो किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, सेकंड क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। एक्सप्लेनेशन। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपने तरह का यह प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी शैली उपदेशात्मक और सलाहात्मक है, यानी कि इंस्ट्रक्शनल है। इसमें सलाह, इसकी जो शैली है यह उपदेशात्मक है, यानी कि इसमें से बहुत सारे उपदेश दिए गए हैं, जिसे चाणक्य नीति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। ऑप्शन है अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क और सिमुक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अशोक। अशोक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। एक्सप्लेनेशन है, सुसीम से तंग आ चुके लोगों ने अशोक को राज सिंहासन हथिया लेने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि सम्राट बिंदुसार वृद्ध तथा रुग्ण हो चले थे।
जब वह आश्रम में थे तब उन्हें खबर मिली कि उनकी माँ को उनके सौतेले भाई ने मार डाला। तब उन्होंने महल में जाकर अपने सारे सौतेले भाइयों की हत्या कर दी और सम्राट बने थे। तो जो अशोक थे उन्होंने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर राज सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? उसको इन द सेंस सम्राट अशोक को। ऑप्शंस है चंडालिका, चारुलता, गौतमी और कारुवाकी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कारुवाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कहा जाता है कि रानी कौरविकी एक मछुआरन थी जो बाद में सम्राट अशोक की पत्नी बनी थी। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तथा अशोक की दूसरी पत्नी बनी। अशोक के लघु शिलालेखों में से एक रानी शिलालेख से वह अमर हो गई। यह शिलालेख का इस शिलालेख के अनुसार वह अशोक की दूसरी पत्नी तथा तिलवा की मां थी। तो सम्राट अशोक की वह दूसरी पत्नी कारुवाकी थी जिन्होंने अशोक को प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में एक रूपता के किस प्रकृति का प्रयोग किया है? अशोक के कई सारे शिलालेख हैं, उसमें से क्वेश्चंस है कि सभी अभिलेखों में एक रूपता के किस प्रकृति का प्रयोग किया है? ऑप्शंस हैं अर्धमगधी, शौरसेनी, मगधी और अंगिका। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मगधी। सभी अभिलेखों में जो मगधी भाषा का प्रयोग किया गया है यह एक रूपता को दर्शाता है। एक्सप्लेनेशन, मगधी उस प्राकृत का नाम है जो प्राचीन काल में मगध प्रदेश में प्रचलित थी। इस भाषा के उल्लेख महावीर और बुद्ध के काल से मिलते हैं। जैन आगमों के अनुसार तीर्थकर महावीर का उपदेश इसी भाषा अथवा उसी के रूपांतर अर्धमगधी प्राकृत में होता था। पाली त्रिपिटक में भी भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा को मगधी कहा गया है। सम्राट अशोक की पूर्वीय प्रदेशवर्ती कालसी और जौघट की धर्म लिपियों में पूर्वोत्तर 3 लक्षणों में से प्रथम और तृतीय ये 2 लक्षण प्रचुरता से पाए जाते हैं किंतु दूसरा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, मगधी। तो अशोक की सभी अभिलेखों में एक रूपता है वह मगधी जो कि प्राचीन भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? ऑप्शंस है स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन और वैशाली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा था ताकि वह सारे विद्रोहियों को मार सके। एक्सप्लेनेशन, अशोक का ज्येष्ठ भाई सुसीम उस समय तक्षशिला का प्रांतपाल था। तक्षशिला में भारतीय यूनानी मूल के बहुत लोग रहते थे, इससे वह क्षेत्र विद्रोह के लिए उपयुक्त था। सुसीम के अकुशल प्रशासन के कारण भी उस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा। राजा बिंदुसार के कहने पर राजकुमार अशोक को विद्रोहियों के दमन के लिए वहां भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम दीवान पियादासी भी था? ऑप्शंस हैं मौर्य सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध और भगवान महावीर।
वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम दीवान पियादासी भी था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक। एक्सप्लेनेशन। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानी प्रिय अशोक मौर्य, राजा प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय, यानी कि देवाम प्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, और उनका पूरा नाम था देवान प्रिय अशोक मौर्य। उनका राजकाल ईसा पूर्व 269 से 232 प्राचीन भारत में था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया था तथा उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर के हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान ईरान तक पहुंच गया था। तो मौर्य सम्राट जो कि सभी को पता है कि यह बहुत ही विस्तृत साम्राज्य था, जिसमें से अशोक जिसका नाम था दीवान पियादासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन से चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक और अजातशत्रु। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में प्रधानमंत्री था। एक्सप्लेनेशन। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और चाणक्य को ही कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अपनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। कलिंग विजय के पश्चात सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। यह युद्ध 262 से 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना और इसी के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। यहाँ से एक और क्वेश्चन क्लियर हो रहा था कि मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या था, तो उसमें से एक ऑप्शन हो सकता है कलिंग युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ऑप्शंस हैं शुद्धोधन, उमागुप्त, चाणक्य और शूद्रक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में मदद की थी। एक्सप्लेनेशन। मौर्य राजवंश मौर्य राजाओं की पीढ़ी प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली एवं महान क्षत्रिय राजवंश था। मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री कौटिल्य को दिया जाता है। तो कौटिल्य जिन्हें चाणक्य कहा जाता था, उन्होंने चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची किस कालवा मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो इससे पहले भी हमने देखा था सांची का स्तूप बौद्ध धर्म में। तो इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। तो सांची बौद्ध कलावा मूर्ति कला का निरूपण करता है। एक्सप्लेनेशन। सांची शहर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में एक नगर पंचायत है। यह भोपाल
से 46 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है और मध्य प्रदेश के मध्य भाग में विश्वनाथ था। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच के काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ऑप्शंस है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त और बिंदुसार। तो प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन, श्रवणबेलगोला से मिले शिलालेखों में श्रवणबेलगोला से मिले शिलालेखों के अनुसार चंद्रगुप्त अपने अंतिम दिनों में जैन मुनि हो गए। चंद्रगुप्त अंतिम मुकुटधारी मुनि थे, उनके बाद कोई और मुकुटधारी दिगंबर मुनि नहीं हुआ, अतः चंद्रगुप्त का जैन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। स्वामी भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए, वहीं उन्होंने उपवास द्वारा शरीर त्याग किया। श्रवणबेलगोला में जिस पहाड़ी पर वो रहते थे उसका नाम चंद्रगिरी है और वहीं उनका बनवाया हुआ चंद्रगुप्त विस्तृत नामक मंदिर भी है। यहाँ से एक और क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि चंद्रगुप्त वस्ती नामक मंदिर किसने बनवाया, तो वह बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और यह कहाँ है, तो यह श्रवणबेलगोला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शंस हैं बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंबिसार। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी वह था चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने कौटिल्य यानी कि चाणक्य की मदद से यह कर पाए थे। एक्सप्लेनेशन, चंद्रगुप्त मौर्य के भारत के प्रथम हिंदू सम्राट थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत के प्रथम हिंदू सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे थे और वह एक साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। भारत राष्ट्र निर्माण मौर्य गणराज्य चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था। ये मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा प्रचलित थी उसका नाम क्या था। ऑप्शंस हैं पन, तोल, काकनी और दीनार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पन। एक्सप्लेनेशन, मौर्य की राजकीय मुद्रा पन थी। यह चांदी का सिक्का था। इसका भार 3/4 तोले के बराबर था। इसके ऊपर सूर्य, चंद्र, पीपल, मयूर, बैल, सर्प आदि के चित्र खुदे होते थे। इन्हें आहत सिक्के भी कहा जाता था। सिक्के स्वर्ण, चांदी और तांबे के बने होते थे। उसके बाद भी इसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके ऊपर जो चित्र खुदे होते थे, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभार कि कौन सा चित्र मौर्य साम्राज्य के सिक्के पे नहीं था। ध्यान रखना है कि जो था इसके अलावे और एक्स्ट्रा ऑप्शंस वो नहीं होंगे। तो वह है सूर्य, चंद्र, पीपल, मयूर, बैल, सर्प। इस सब के चिन्ह खुदे होते थे मौर्य साम्राज्य की मुद्राओं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। ऑप्शंस है अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है।
तो हम सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम शासक था जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। दूसरा है अशोक, यह भी मौर्य वंश से ही संबंधित है, और बिंदुसार भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं था। एक्सप्लेनेशन। अजातशत्रु मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र जिसने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया था। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं महाजनपद काल में कि अजातशत्रु मगध का एक प्रतापी सम्राट था जो बिंबिसार का पुत्र था और उन्होंने अपने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया था। उसने अंग, लिच्छवी, वज्जी और कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। ये सब हमने महाजनपद काल में पढ़ रखा है कि अजातशत्रु ने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी और उन्होंने अपने पिता बिंबिसार को मारकर राज्य प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। ऑप्शन है कुणाल, बिंदुसार, राहुल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुणाल। कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन है अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्षों तक चला था। अशोक की मृत्यु 237 से 236 ईसा पूर्व में हो गई थी। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी शासन चलाते रहे। और वह था कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, तो वह कुणाल था जो कि निर्बल उत्तराधिकारी में से माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है। मुद्राक्षस जिसके रचयिता कौन है। ऑप्शन है अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास और भास। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशाखदत्त। विशाखदत्त जिन्होंने मुद्राक्षस को लिखा था तो इन्हें इसका रचयिता कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन। मुद्राक्षस संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाखदत्त हैं। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधित ख्यात वृत्त के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण मिलता है और इसके रचयिता हैं विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विशाखदत्त ने प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षसों की विषय वस्तु है। यह भाई जस्ट हमने देखा था कि विशाखदत्त ने जो मुद्राक्षस लिखा था इसमें से उन्होंने चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण है और चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित वृतांत मिलता है, इसके आधार पर है। इसी से क्वेश्चंस हैं कि मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु क्या है। ऑप्शन है प्राचीन हिंदू जनश्रुतों के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और चाणक्य के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में। तो ये ऑप्शन भी गलत है। 2 कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष के कथा के बारे में। ये ऑप्शन भी गलत है। और ऑप्शन नंबर डी है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। तो ये ऑप्शन सही है क्योंकि उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में बताया गया था। एक्सप्लेनेशन। मुद्राक्षस संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है। सेम वही कहानी, इसमें चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासकों ने पहली बार जीता था? ये तीन बड़े राज्य मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र सर्वप्रथम किस शासक ने जीता था? ऑप्शन है हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। जैसा कि हमें पता है कि मौर्य साम्राज्य काफ़ी विस्तृत साम्राज्य था, तो इसमें से सबसे प्रथम बार चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को जीता था। एक्सप्लेनेशन। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक एवं पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सोप्रा तक तथा सौराष्ट्र तक फैला था। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें संभवतः सेल्यूकस पराजित हुआ था और उन्होंने यह तीनों बड़े राज्य पर विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? ऑप्शंस हैं अशोक, अकबर, रंजीत सिंह और शिवाजी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। एक्सप्लेनेशन। अशोक के शासन का आदर्श कल्याणकारी राज्य की स्थापना था। उसने अपने प्रथम पृथक शिलालेखों में सब मुहंसे मम प्रजा अर्थात सभी मनुष्य मेरी संतान है का आदर्श स्थापित किया। उसका धर्म, करुणा व सहिष्णुता का पर्याय है। अकबर ने 1582 में विभिन्न धर्मों के सार संग्रह के रूप में दीन ए इलाही की घोषणा की थी, जो एकेश्वरवाद पर आधारित था। शिवाजी मराठा शासकों से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? ऑप्शन से गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र और टोपरा। तो वह कौन सा शहर जहां अशोक के शिलालेख नहीं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोक के कोई शिलालेख नहीं है। एक्सप्लेनेशन। आप इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्सप्लेनेशन है, उपरोक्त में से पाटलिपुत्र शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं। अशोक के 14 दीर्घ शिलालेख विभिन्न लेखों के समूह जो 8 भिन्न भिन्न स्थान पर प्राप्त किए गए हैं वह हैं इस प्रकार से 8 है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट 8 का ले सकते हैं। पहला है धौली, जो उड़ीसा के पुरी जिले में है, और शाहबाजगढ़ी, यह पाकिस्तान के पेशावर में है। मानसहरा, यह पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है। कालसी, यह वर्तमान के उत्तराखंड में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कालसी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। जौगढ़, यह उड़ीसा के जौगढ़ में स्थित है। सोपरा, यह महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है, यह भी इंपॉर्टेंट साइट है। नेक्स्ट है एराकुडी, यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। और आखिरी है गिरनार, यह कठियारवाड़ा के जूनागढ़ के पास है। इस तरह से यह 8 विभिन्न विभिन्न स्थानों पर प्राप्त किए गए शिलालेख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? ऑप्शंस हैं अशोक के, चंद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के और समुद्रगुप्त के। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त के। अर्थशास्त्र के लेखक चंद्रगुप्त के समकालीन थे। एक्सप्लेनेशन। चाणक्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वह कौटिल्य के नाम से विख्यात थे। वह तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे और उन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। तो हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन पे आते हैं, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य के, क्योंकि अर्थशास्त्र के लेखक वह हैं चाणक्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? यानी कि नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन है मौर्य, शुंग, गुप्त और कुषाण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। नंदवंश के पश्चात मौर्य राजवंश ने मगध पर शासन किया था। एक्सप्लेनेशन, नंदवंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया। मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। मौर्य काल प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चंद्रगुप्त मौर्य, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से नोट करने वाली, कि चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, बिंदुसार तथा सम्राट अशोक आदि जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति मौर्य राजवंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन है वैशाली, नालंदा, तक्षशिला और उज्जैन। तो मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वह था तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन, मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इस बात की पुष्टि बौद्ध ग्रंथ तथा चीनी यात्री के वृत्तांत से मिलती है। 7वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी तक तक्षशिला को ज्ञान और विद्या का केंद्र बने रहने का सौभाग्य मिला। कौशल नरेश, प्रसेनजीत, महान कुटिनज्ञ तथा अर्थशास्त्र कौटिल्य, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, ख्याति वैद्य जीवक और व्याकरण पाणिनि तथा योग दर्शन के प्रोन्ता महर्षि पतंजलि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके अपने क्षेत्र में विख्यात हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये तक्षशिला विश्वविद्यालय की उस समय कितनी प्रसिद्धि थी। बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय धनुर्विद्या तथा वैदिक की शिक्षा के लिए तत्कालीन सभ्य संसार में प्रसिद्ध था। यानी कि यह पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। नालंदा शिक्षा केंद्र के रूप में गुप्त काल में विकसित हुआ था और चाणक्य यहाँ के गुरु भी हुआ करते थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ से मिलती है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है कौशल नरेश प्रसेनजीत। यहाँ से कौशल नरेश प्रसेनजीत, महान कुटिनज्ञ तथा अर्थशास्त्री कौटिल्य, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, ख्याति वैद्य जीवक, व्याकरण पाणिनि तथा योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि यहाँ से शिक्षा प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th और यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। और इसके बाद हम अगले पार्ट में, पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस करेंगे और इस तरह से हम 100 क्वेश्चंस मौर्य साम्राज्य से करेंगे। और बाकी हमने इससे पहले महाजनपद काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इस तरह के और भी टॉपिक के कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट वाइज पार्ट कर चुके हैं, जो हमारे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव सीरीज करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारे वीडियोस लेसन वाइज और टॉपिक वाइज हैं। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडिका। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था। एक्सप्लेनेशन, इंडिका ग्रीक लेखक मेगास्थनीज द्वारा मौर्यकालीन भारत का एक लेख है। यह मूल रूप से प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु इसके कुछ भाग प्रवर्ती लेखक के ग्रंथों से प्राप्त हुए हैं। इसमें डियोडोरस, सोकिलस, पिल्लिन और एरियन प्लूटार्का, जस्टिनीज के नाम उल्लेखनीय हैं। जब लिखा गया था इंडिका पुस्तक, वह मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था, जो ग्रीक लेखक थे, ग्रीक के थे। तो इस तरह से हमारा यह लेसन ख़त्म होता है।